नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और आज खास है इंडिया जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि देश के सबसे बड़े ज्वेलरी संगठन जीजेसी की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। जीजेएस जेम्स ज्वेलरी शो, यानी अपना शो। इस अपना शो में अपना क्यों है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही ज्वेलरी इंडस्ट्री की क्या चैलेंजेज है, कैसे इस चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है और कैसे इस इंडस्ट्री को नए लेवल पर लेके जाया जा सकता है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। जेम ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हमारे साथ सैम मेहरा साहब है, जेम ज्वेलरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश रोकड़े साहब है, और पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल साहब है, और चेतन जी है हमारे पास सिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। चलिए चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, आप चेयरमैन हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। इतने बड़े स्केल पे आप शो कर रहे हैं। पिछला शो मैं फिजिकली विजिट किया था, मुझे याद है आपने जिस स्केल पे शो किया था किसी भी इंटरनेशनल शो से वो कम नहीं था। लेकिन उसका फ़ायदा क्या ग्राउंड पर लोगों को हो रहा है? जितने भी तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो रिटेलर्स हो, होलसेलर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, उन लोगों को ग्राउंड पर क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, जो शो है हम साल में 2 बार कर रहे हैं, एक अप्रैल में, एक सितंबर में। सितंबर का शो दिवाली के पहले पॉइज्ड होता है, दिवाली के पहले होता है, और जितने भी हम मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स हैं, 80 लाख के ऊपर कारीगर हैं, सब इस शो के लिए 2-3 महीने से पहले ही तैयारी करना चालू कर देते हैं। चाहे वो गोल्ड की ज्वेलरी हो, डायमंड की हो, सिल्वर की हो, मशीनरी के प्रोडक्ट्स हों, लैब ग्रोन डायमंड हो, सबकी 2 से 3 महीने पहले पूरी तैयारी चालू हो जाती है शो के अंदर। और जो भी ट्रेंड्स दिवाली, धनतेरस, नवरात्रि के टाइम पर होते हैं, वो ट्रेंड्स ये शो डिसाइड करता है। जीजेएस का शो डिसाइड करता है कि जो रिटेलर्स बाइंग करेंगे, जो पूरे इंडिया के अंदर 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे मेजर डिस्ट्रिक्ट से, मेजर सिटी से आते हैं, कम से कम 15 कंट्री से ऊपर से रिटेलर्स पूरे इंडिया के अंदर आते हैं। जो हमारे मोदी जी का सपना है $80 बिलियन का, जो $40 बिलियन ये अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर भी ये शो बहुत हेल्प करता है। 7 to 10 बिलियन की सेल्स जो ये 2 शो के अंदर होती है, जो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में ये शो होने जा रहा है। हमारे जो लाभम के जो सेमिनार्स होते हैं, जो 4 सेमिनार्स, उसके अंदर सिखाया जाता है कि सिर्फ ज्वेलरी को बेचा कैसे जाए, स्टाफ को हैंडलिंग कैसे की जाए, माल को पैकिंग कैसे की जाए, सेल्समैनशिप कैसे की जाए। ये सब चीज़ें उस शो के दौरान जो सेमिनार्स होते हैं उसमें होते हैं। 15,000 के ऊपर विजिटर्स इन 4 दिनों के अंदर उस शो के अंदर आते हैं, और 400 से ऊपर एग्जिबिटर्स होते हैं। 2000 कॉम्प्लीमेंट्री रूम नाइट्स दी जाती है हमारे टॉप बायर्स को। वो बायर्स वहाँ पर आके आके वहाँ पर रह सकते हैं 1 नाइट 2 नाइट्स के लिए। टोटल 5000 रूम्स हमने बुक कराए हैं पूरे सिटी के अंदर इन 4 दिनों के अंदर, ताकि जितने भी रिटेलर्स हैं और होलसेलर्स हैं वो यहाँ पर आके अपनी ज्वेलरी को अपग्रेड कर सकें। ओके, यानी बिल्कुल बात सही है कि जितने भी ज्वेलर्स है देश भर के, उनको प्लेटफॉर्म एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिलता है। जो छोटे शहरों के छोटे छोटे ज्वेलर है, कारीगर है, जिनको अपनी कलाकृति दिखाने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और एक बड़े बिजनेस डील्स इसके जरिए होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो पिछले शोज वगैरह में हो सकते हैं कि हिस्सा नहीं लिए हो, तो उनको जागरूक करने के लिए क्या ग्राउंड पे किसी तरह का, राजेश जी आप भी वाइस चेयरमैन हैं, तो क्या इस तरह के कुछ ग्राउंड शो, रोड शो कर रहे हैं छोटे छोटे शहरों में, ताकि नए ज्वेलर्स को, नए पार्टिसिपेंट जो पिछले शोज में नहीं शामिल हो पाए, वो भी इस बार जीजेएस में आ पाए? हम लोग जब भी ऐसा शो प्लानिंग होता है उसके ठीक 3 महीने 4 महीने पहले से हमारा पहले एग्जीबिटर्स के लिए, जो एग्जीबिटर पार्ट नहीं कर पाते, और छोटे छोटे जिलों में ऐसे आज भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है जो एक नेशनल लेवल तक के नहीं पहुंचते, तो पहले तो एग्जीबिटर्स को हम लोग एक नेशनल प्लेटफॉर्म लाने के लिए पहले हम लोग कोशिश करते हैं, और एक अच्छा बुके रेडी होना चाहिए, इसका पूरा प्लानिंग होता है। और इसके जस्ट बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स वहाँ पे आए, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और इसके लिए हम लोग लाभम जैसा एक प्रोग्राम है हमारा, उसके साथ हम लोग एक रोड शो का प्लान करते हैं, जिससे कि लोगों को जिस किसी भी शहर में हम जा रहे हैं उस शहर में उन्हें एक एजुकेशन भी मिले, उनको पता भी पड़े कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर हमने काम करना चाहिए, कंप्लायंसेस कैसे पूरे करने चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में जीएसटी से लेके तो इतने ज़्यादा कानून आगे है कि वो सब अगर हम सही ढंग से हम करेंगे तो ही हम लोग बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। इसलिए कंप्लायंसेस को किस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सके, उसके साथ साथ हम लोग इस बिजनेस को कैसा बढ़ाएं, क्योंकि जीजेसी का एक 3 मूल धर्म है, प्रोटेक्टिंग, प्रोमोटिंग और प्रोग्रेसिंग। तो ये 3 मूल धर्मों पे चलती है जीजेसी, और यही हमारा काम होता है। इसी वजह से एग्जीबिशन को प्लान किया जाता है। आप देखेंगे एग्जीबिशन में 2 बार इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके फेस्टिव सीजन के जस्ट बाद
हमारे यहाँ 2 वेडिंग सीजन होते हैं मूलतः। अगर आप देखेंगे सितंबर के बाद फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल के बाद फिर से वेडिंग सीजन आता है। अगर हम लोग का हमारा अप्रैल शो है, उसके बाद भी हमारा अक्षय तृतीया है और बाकी गुड़ी पाड़वा उसी दरम्यान में आता है और उसके बाद फिर से वेडिंग सीजन आता है। तो ये दो वेडिंग सीजन हमारा एक मुख्य टारगेट होता है। उसको प्लानिंग करते हुए अच्छे डिजाइन्स उनके पास पहुंचे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं और ये चीजें हम ग्राउंड जीरो तक के जाते हैं। राजेश जी, आपने 2 बहुत अच्छी बात कही, एक तो गवर्नेंस की बात और कंप्लायंस की बात, क्योंकि जो छोटे स्केल पे बिजनेस करते हैं, छोटे शहरों में बिजनेस करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आपसे आएंगे, आप सबसे अनुभवी हैं नितिन जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा, जो अवेयरनेस की बात कर रहे थे, 15 शहरों में अब तक ये रोड शो कर चुके हैं, 50 शहरों में प्लान है, यानी देश के जितने भी मिड साइज और छोटे साइज के शहर होंगे, बड़े साइज जहाँ पे ज्वेलरी का मार्केट बड़ा होगा, बड़े ज्वेलर्स वहाँ पे रहते होंगे, उन लोगों को आप कवर करने को, टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अवेयरनेस के लिए और ग्राउंड पर पूरी सोसाइटी के लिए जो आपकी ज्वेलरी की जो पूरी फैटर्निटी है, उनको इसका फ़ायदा उठाने के लिए और उनको गवर्नेंस, कंप्लायंस जैसे इश्यूज़ के बारे में समझाने के लिए और क्या कदम आप लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है? विश्व मोहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो राजेश ने बताया 15 शो जो हमारे रोड शो है वो इस शो के पहले हुए हैं। कुल मिला के अभी तक के हमारे 160 रोड शो हो चुके हैं, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा अगर कोई जोर देते हैं तो कंप्लायंस इस पे देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जीएसटी का लॉ आया, उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, तो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रूल्स में चेंजेस आए। 70 साल के बाद में लॉ चेंजेस हुए। ये लॉ पूरे सामान्य आदमी तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारे साथ में प्रोफेशनल टीम होती है, एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी करके हम इस लाभम प्रोग्राम के तहत लोगों तक जाते हैं, उनको कंप्लायंसेस के बारे में समझाते हैं, लेजिमेंट वे से बिजनेस करने की क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में बताते हैं, जीएसटी के बेनिफिट उन लोगों को बताते हैं, बजाय जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम दूर करते हैं। और जब मैं 18 साल पहले जीजेसी शुरू हुआ था तो एक सर्वे था कि 75% अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे। आज ये पोजीशन हो गई लाभम के माध्यम से कि 75% लोग ऑर्गेनाइज हो गए, क्योंकि लोग समझ गए कि ये बिजनेस करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए ये लाभम के माध्यम से हम हमारा एग्जीबिशन का भी प्रचार करते हैं और गवर्नमेंट के और आम पब्लिक के बीच में की दूरियां भी दूर करते हैं और उनको एक गल्ला छोड़ के बिजनेस कैसा बढ़ाया जा सकता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे जा सकती है। अभी बड़ी बड़ी चेन स्टोर्स आ रही है, उनके सामने अपने आप को बचाए रखने के लिए, उनके साथ में लेवल प्लेग्राउंड होने के लिए क्या मायने रखते हैं इंडस्ट्री के, वो सारी बातों को हम बखूबी उन लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। उनके क्वेश्चन आंसर वहाँ पे होते हैं और उनको पूरी तरह से कायदे से अवगत कराते हैं, जिससे कि वो भी एक मुख्य धारा के अंदर लेजिमेंट वे से बिजनेस कर सके। बिल्कुल, अगर विजन आपका क्लियर है, कंप्लायंसेस आपके क्लियर है, गवर्नेंस बेहतर है, तो डेफिनेटली उसका इंडस्ट्री को फायदा होता है और उसके दूरगामी परिणाम भी मिलते हैं। हमारे साथ एग्जीबिटर भी है चेतन भाई। चेतन भाई, आपके सामने जो ऑर्गेनाइजर है वो बैठे हुए हैं, अब तक आपका अनुभव कैसा रहा है? जितने भी जीजेएस के शो आपने सब में अटेंड किया है, किस तरह का अनुभव रहा है? क्योंकि मैं भी विजिट किया हूँ, एक इंटरनेशनल लेवल का शो होता है वो, लेकिन आप एग्जीबिटर है, कारोबारी भी है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अब तक? विश्वमोहन जी, पहले तो जैसे नितिन भाई ने कहा, 18 साल से जीजेसी का जो फाउंडेशन हुआ, मैं तब से इसका मेंबर हूँ और मैं तब से देखता आ रहा हूँ कि हर बोर्ड ने जिस लेवल से इंडस्ट्री के लिए जो काम किया है, स्पेशली जैसे गवर्नेंस की बात की या फिर ट्रेड की बात की, तो शुरू से जुड़े होने के कारण मैं इनके हर प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया है। एज ए मैन्युफैक्चरर मैं कह रहा हूँ कि हमें इस एसोसिएशन से और इनके सारे प्रोग्रामों से सारे मैन्युफैक्चरर्स जो इनसे जुड़े हैं उनको डेफिनेटली बहुत बहुत लाभ हुआ है। हर एक शो के बाद दूसरा शो में कहीं ना कहीं अपने को शो में एक प्रोग्रेस दिखती है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स की, उनके जो प्लानिंग्स होते हैं, जो रोड शो राजेश जी ने बताया जो लेवल के होते हैं, क्लास ऑफ कस्टमर्स की तादाद, ऐसे ऐसे सिटी से कस्टमर्स आते हैं। मैं लगभग मोर देन श्रृंगार कंपनी चला रहा हूँ मोर देन 42 ईयर्स, तो शायद मैंने पूरा इंडिया कवर कर लिया ऐसा मुझे लगता था, लेकिन फिर भी लास्ट शो में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे सिटी भी हैं जहाँ तक शायद मैं भी नहीं पहुँच पाया। ऐसे प्लेटफॉर्म की अच्छे मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत होती है और जो नई चीज़ें हम बनाते हैं, ये इतना बड़ा भारतवर्ष और वहाँ एक एक सिटी एक एक ज्वेलर तक पहुँचाना ये नामुमकिन सा होता है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं होते तो शायद हम कभी नहीं पहुँच पाते। और अभी तो इन्होंने इंटरनेशनली भी काफ़ी रोड शोज़ किए हैं, तो पिछले शोज़ में भी कुछ आए थे और मैं समझता हूँ कि ये आने वाला अपना जो शो है
उसके अंदर भी हमें एज वी आर एक्सपोर्टर्स ऑल्सो, तो हमें ग्लोबली काम करना होता है। तो भारत एक अच्छा मार्केट है, बट पूरा भारत को छोड़ के बाहर भी विश्व में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका प्लेटफॉर्म इन्होंने हमें काफ़ी अच्छा बना के दिया है और आगे भी इनकी मेहनत चालू है। ये शो एक विन विन सिचुएशन वाला शो है फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर रिटेलर्स। जैसे कि ये आई थिंक सितंबर 30 से चालू हो रहा है, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक, तो आप देखेंगे कि उसी ठीक एक महीने में जो हम सीज़न बोलते हैं इंडिया के अंदर, जैसे नवरात्रि हो गई, दशहरा हो गया, दिवाली, धनतेरस, ये सब बाइंग करने के दिन होते हैं जहाँ लोगों की इच्छाएं होती हैं कि हम सोना खरीदें। उस टाइम पे रिटेलरों को अच्छा रिप्लेनिश करने के लिए, अच्छी वैरायटी के लिए इमीडिएट ऐसा एक शो मिलेगा जहाँ पे वो बाय करेगा, परचेज करेगा और वो इस सीज़न का पूरा लाभ उठाएगा। और उससे बड़ी बात, दिवाली के बाद जो शादी का सीज़न जब शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि रिटेलरों के लिए भी बहुत विन विन सिचुएशन होगी। एक अच्छा अच्छी डेट्स के हिसाब से, डेट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बैक टू बैक इतने सारे फेस्टिव सीजन यहाँ पर शुरू होने वाले हैं और उसका फ़ायदा ज्वेलर्स को मिलेगा। लेकिन गोल्ड मार्केट को लेकर भी हम बात करेंगे, एसेट क्लास के तौर पर क्या कुछ होने वाला है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री के और क्या अहम मुद्दे हैं, उस चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है। कुछ और मुद्दे बाकी है, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी मेहमान बने हुए और चर्चा हो रही है जेम ज्वेलरी शो के बारे में, जो अभी होने वाला है 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर पर मुंबई में होने वाला है। क्या कुछ खास बातें हैं उस पर तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन बीच बीच में लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि गोल्ड का मार्केट जिस तरह से एक बार फिर से चर्चा है, लगातार सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो रही है, अब डोमेस्टिक डिमांड, हाजिर डिमांड, यहाँ सब पर भी पिकअप होने की उम्मीद है। नितिन जी, तो क्या लग रहा है, किस तरह का मार्केट लग रहा है आगे गोल्ड का आपको? मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही है, जो जियोग्राफिकल कंसर्न चल रहे हैं, जितने भी ऐसे आते हैं, तब सबसे सेफ हेवन जो है गोल्ड को माना जाता है। न केवल एक सामान्य आदमी गोल्ड को बाय करता है क्योंकि एटीएम की तरह होता है। विश्व में मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे डॉलर हो, चाहे यूरो, चाहे रुपीज हो, कहीं ना कहीं 15, 20, 40 कंट्री के बाद वो चलना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो गोल्ड है, ये जो ज्वेलरी बिजनेस है, ये वर्ल्ड के 200 कंट्री के अंदर चलता है। आप अगर यूक्रेन का एग्जांपल सामने लेंगे, तो जिनके पास बैंक बैलेंस थी, जिनके पास में प्रॉपर्टी थी, जिनके डेबिट क्रेडिट कार्ड थे, शेयर्स थे, कुछ काम नहीं आए, क्योंकि जीरो इकोनॉमी हो गई है। तो ऐसी मुसीबत किसी भी कंट्री पे आ सकती है, किसी भी समाज पे आ सकती है। ऐसे समय जिनके पास गोल्ड ज्वेलरी थे, वो लोग अच्छी तरह से सर्वाइव हुए। एक तो बहुत अच्छा रिटर्न गोल्ड के अंदर मिल रहा है। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था जब 450 रुपये तोला था, आज 60,000 के आसपास इर्द गिर्द चल रहा है। जीएसटी मिला के 62,000 के आसपास चल रहा है। दूसरा, आप सामान्य आदमी की बात छोड़िए, खुद गवर्नमेंट भी, मैं देख रहा हूं इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में 225 टन गोल्ड को इंपोर्ट किया है। वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर की तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। सेकंड लार्जेस्ट हम लोग 800 टन इंपोर्ट करते हैं आफ्टर चाइना। इसका मतलब गोल्ड के बारे में, जो एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये काम आने वाली चीज़ है। ये नॉन रस्टिक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कार में हो रहा है, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होने जा रहा है। साथ साथ में सोलर का जो बढ़ रहा है, उसमें भी बहुत बड़े प्रमाण के अंदर इसका उपयोग हो रहा है। तो आने वाले समय प्रोडक्शन के साथ में मैच करते करते मुझे लगता है कि रेट बहुत हाइक होंगे। मैं आने वाले समय में $2100 और रुपीस को भी 80 से 85 के आसपास अगर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कम से कम 65,000 रुपये गोल्ड होगा। और सिल्वर को मैं कहीं ना कहीं 90,000 के आसपास देखता हूं। तो आप अदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में वर्ल्ड के जो बेस्ट इन्वेस्टर्स है, आप चाहे रॉबर्ट केवासाकी को ले लिए, जो आज तक गोल्ड के बारे में नहीं बोलते थे, पिछले 10 साल से वो बता रहे कि आपके पोर्टफोलियो में 5 से लेकर 25% तक के आप गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करिए। और विश्वमोहन जी, केवल ये इंडस्ट्री एक खाली गोल्ड और उसके कारागिर को नहीं करती है। एक एग्जीबिशन जब हम करते हैं, तो हमने देखा कि शू इंडस्ट्री से लेके
क्लोथिंग इंडस्ट्री से लेके ट्रैवल ट्रांसपोर्टर, आप देखिए होटल से लेके, मैंने एक बार टोटल लगाई थी 45 इंडस्ट्री इससे बूम होती है। ओके, लोग हर चीज नए लेते हैं, एग्जीबिटर्स आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, अलग अलग पैकिंग मटेरियल से लेके सॉफ्टवेयर से लेके मशीनरी से लेके मशीनरी बनाने के पीछे के कारीगर को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा जीडीपी में 7 से 8% कॉन्ट्रीब्यूशन है जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का। एक्सपोर्ट के अंदर 15% हमारा कंट्रीब्यूशन है। 1 करोड़ लोग डायरेक्ट रोजगार मिलते हैं और इस इंडस्ट्री पे डिपेंड 5 करोड़ लोग हैं। 140 कंट्री में 5 करोड़ लोग डिपेंडेंट रहना अपने आप में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इकोनॉमी के अंदर जब भी कोई क्राइसिस आता है तब आपको गोल्ड ही काम आता है। तो इसके तरफ लोगों का रुझान बहुत अच्छे से बढ़ चुका है और अच्छे लोग अब इसमें बाइंग में आने लगे हैं। इस शो का मकसद ये है स्वयं कि एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना इस इंडस्ट्री को, और उस दिशा में काम कर ही रहे हैं। जैसा नितिन जी कह रहे थे कि सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री नहीं, पूरे वैल्यू चेन में जितने सारे लोग हैं सबको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कोई लॉजिस्टिक में काम कर रहा है, कोई आप टेक्नोलॉजी साइड में काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी साइड में काम कर रहा है, सबको फ़ायदा हो रहा है। कोई रियल्टी बिजनेस में है जहाँ पे आपने इतने सारे एग्जीबिटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है, तो पूरी इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलता है। तो जीडीपी में तो फ़ायदा हो ही रहा है, रोज़गार के मौके दे रहे हैं तमाम जगहों पे, अलग अलग सिटीज़ में आप जाके शहरों में रोड शो कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वहाँ के होटल इंडस्ट्री टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में जो पिछले जो आपके 3 एडिशन थे, उस एडिशन में किस तरह के डील्स हुए, क्या कुछ नंबर्स, अगर कुछ बॉलपार्क फिगर वगैरह आप शेयर कर पाए, किस तरह के डील्स हुए थे उस दौरान? देखिए, व्यापार सबका अच्छा हुआ। फर्स्ट शो में 1300 थे, फिर उसके बाद स्टॉल्स थे, काफ़ी एग्जीबिटर्स थे। जीजेसी हमेशा चाहता है कि उसके जितने 80 लाख से 1 करोड़ कारीगर हैं जो कनेक्टेड हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबको अच्छा व्यापार मिले। 3 महीने से जब लोग तैयारी करते हैं इस काम के लिए, इस एग्जीबिशन के लिए, ज्वेलरी बनाना चालू करते हैं, सबका रोजगार उसी साथ चालू हो जाता है। सो मुझे लगता है कि 50 टन के ऊपर व्यापार इन तीनों शो के अंदर, एक शो इंडिविजुअली हुआ है और उससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है कारीगरी के अंदर। एक्सपोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। हमारे 3 रोड शोज़ हमने किए थे जो दुबई, बहरीन और कतर के अंदर किए थे, जहाँ पर हम मिनिस्ट्री के वहाँ पर मिल के आए थे, वहाँ के एम्बेसी को मिल के आए। पूरे प्रेस ने हमें दुबई में, बहरीन और कतर में कवर किया, सारे न्यूज़पेपर्स में, कि इंडियन डेलीगेशन आया है यहाँ पर हैंडमेड ज्वेलरी को प्रोपगेट करने। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इंपोर्टेड बैग्स, इंपोर्टेड जूते पहन के सब खुश होते हैं कि हमने बहुत अच्छी चीज़ पहनी है, लेकिन जीजेसी की स्पेंडिंग जो अभी इस शोज से होगी वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हैंडमेड ज्वेलरी को प्रोपगेट करने के अंदर होगी, जहाँ पर जो इंटरनेशनल लेडी है, जो मिडिल ईस्ट की लेडी है, जो बाकी यूएस के अंदर है, यूके के अंदर है, वो इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी को पहन के एक गर्व महसूस करेगी। वो इन्फ्लुएंसर्स हमने इसके अंदर किए हैं प्रमोट, इसके अंदर इस तरीके से आगे किया है ताकि जो होर्डिंग हो, जो न्यूज़पेपर हो, सब जगह इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी जो है, जो पॉसिबल ही नहीं, इटली के अंदर हो, मलेशिया के अंदर हो, या कोई भी कंट्री के अंदर मशीनरी ज्वेलरी बनती है, लेकिन जो कारीगरी से इंडियन ज्वेलरी बनती है विश्व मोहन जी, वो ज्वेलरी मुझे नहीं लगता वर्ल्ड के अंदर कहीं बन सकती है। सो ये चीज़ को हम प्रोपोगेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे 3 इंटरनेशनल रोड शोज अभी हुए हैं और हम लोग 4 रोड शोज जो हैं वो आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर फॉरेन मार्केट्स के अंदर करेंगे। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानने लायक है। 2-3 चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा जीजेसी के बारे में। तो जीजेसी सिर्फ जीजेएस जो कर रही है, 2 शोज तो कर ही रही है, साथ में साल में 4 प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया का प्रोग्राम करी थी, जैसे चेतन भाई ने बताया। उसके अंदर 42 मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, 350 रिटेलर्स आते हैं उस शो के अंदर, 150 लाभम्स कर चुके हैं हम, जो कंप्लायंस के ऊपर होते हैं। जो नया यूथ आज है वो बोलता है, जो 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स का यूथ है, वो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री छोड़ के सोच रहा था कि मैं इंडस्ट्री के बाहर जाऊं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जॉब करूं, लेकिन उसको ये इंडस्ट्री के अंदर लाने के लिए, उसकी स्किल को बढ़ाने के लिए, स्किल काउंसिल के अंदर जीजेसी मेंबर है, उसको अपने जो रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स के जो बच्चे हैं उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स का यूथ को जनरेशन नेक्स्ट प्रोग्राम किया गया है। फॉरेन मार्केट्स के अंदर जो इंटरनेशनल ज्वेलरी बनती है मशीन से, जो वो ज्वेलरी को के डेलीगेशन जाएंगे इटली और टर्की में ये साल जनवरी और मार्च में, वो यूथ को बताएंगे किस तरीके से अपनी स्किल को एनहांस किया जाए। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो वाइट गुड्स, टेलीफोन्स, नए नए मोबाइल फ़ोन्स वगैरह
अपडेट करना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा, लग्जरी चीज़ों में ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन लग्जरी के साथ साथ एक एसेट क्रिएशन की तरफ भी अगर उनको मोड़ा जाए, उन्हें लाइफस्टाइल से अगर ज्वेलरी को जोड़ा जाए तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन एग्जीबिटर्स है, इनसे भी पूछ लेते हैं। आपने कहा कि हर शो पिछला बेंचमार्क बना रहा है, अब अगला 4th एडिशन से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुछ सलाह देना चाह रहे हैं? ऑर्गेनाइजर आपके सामने है। मोहन जी, जैसे कि अभी राजेश जी हुए, नितिन भाई हुए, ये रिटेल से बिलोंग करते हैं। संयम जी होलसेल में है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैंने और संयम ने न जाने ऑलमोस्ट 70-80 और मोर देन 100 शोज़ हमने ऑलरेडी एग्जिबिट किए हैं, नॉट इवन इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो एक माइंडसेट, एक पैरामीटर सेट था कि एग्जीबिशन कैसे होते हैं। अब इतना कुछ परफेक्ट हो चुका था, इतने शोज हम कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड। तो जब पहला शो जीजेसी ने प्लान किया तो जैसे इनकी एक बड़ी अच्छी बात थी कि सारे अच्छे एक्सपीरियंस्ड एग्जीबिटर को उन्होंने साथ में बिठाया कि अपने शो के अंदर अपना अनुभव क्या है अभी तक का, और आगे अपने को इसमें और बेटर इसको कैसे किया जा सकता है। तो यानी कि ये संस्था ने हमेशा अपने हिसाब से नहीं बट एग्जीबिटरों को साथ में लेकर के चले हैं, और जहाँ जहाँ पर भी छोटी मोटी बातें हमने उनको कही और बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया आने वाले चेतन शो जी, में। बिजनेस के टर्म पे बात कर ले तो कितना फायदा होता होगा आपको इस एग्जीबिशन से? मान लीजिए एक एग्जीबिटर के तौर पे, इंडिविजुअल आपसे पूछ रहा हूँ, आपके बिजनेस में कितना कितना कंट्रीब्यूशन आता होगा इस शो की वजह से? नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेल्स में वृद्धि कितनी हुई, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हम हर शो के अंदर, ईच एंड एवरी शो, हम एटलीस्ट 10% क्लाइंट को हम एडिशन करके आते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब भी कोई नया ज्वेलर अगर इंडिया में या कहीं पर भी अगर वो अपना शोरूम एस्टेब्लिश करता है तो उससे हमें जुड़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। राजेश जी, एक और सवाल हम आपसे होगा, 4th एडिशन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? और जो नए ज्वेलर जो आपके साथ आना चाह रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में अभी तक जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है? छोटा जवाब दीजिएगा। मैं ये बोलूँगा कि ये हमारा अपना शो है। सबसे खास बात इसकी जो तो वर्डिंग अपना है, बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऑलवेज बेंचमार्क बनाते जा रहा है, और हम गलतियाँ तो नहीं बोल सकते लेकिन इसको हर बार अपडेट करते जाते हैं। इसकी एक सबसे खास ब्यूटी आप समझिए, कई और भी एग्जीबिशंस होते होंगे बट वो कोई इवेंट कंपनी उसको ये कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, या और कोई संस्था कर रही होगी, बट ये संस्था हमारी अपनी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बॉडी है, जो काम करने वाली, वो एग्जीबिटर भी है, रिटेलर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर्स भी है। ये सब लोग मिलके अपना शो बना रहे हैं। इसमें एक और खास बात, जो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, इसमें पूरे शहर, मतलब पूरे हिंदुस्तान में हर शहर से जितने लीडिंग स्टोर्स है वो सब इसके मेंबर्स हैं। तो इस वजह से इस शो का एक अपना अलग ही महत्व होता है, और वो सभी लोग इस शो में खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो ये एक सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि हमारा अपना शो, कि ये कहीं ये नहीं बोल सकते कि ये किसी ने और ऑर्गेनाइज किया और इसको कोई और चला रहा है। और खास बात तो ये भी, जैसे नितिन भाई ने भी कहा है कि इस शो से जो भी अर्निंग होता है इसी इंडस्ट्री को रिटर्न दिया जाता है, जिससे कि वो इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज हो सके। ये सबसे खास बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर पूरी इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा देना है, पूरी इंडस्ट्री को नए स्केल पे, नए लेवल पे लेकर जाना है, तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा और सोसाइटी को फिर वापस भी देना पड़ेगा। जैसा नितिन जी कह रहे हैं, अनुभव है तो अनुभव भी बोलता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नेशनल ज्वेलरी अवार्ड भी हम इस समय कर रहे हैं। जो नेशनल ज्वेलरी अवार्ड हो रहा है उसके लिए भी देखा मैंने काफी उत्साह है, और इंडस्ट्री का हर आदमी चाहता है कि उसने जो कलाकारी करी है, उसके कारीगरों ने जो बनाया है, उसको भी मिले। और इसकी भी एक खासियत है, ये प्रोबेबली हिंदुस्तान का एक अवार्ड है जहाँ पे 15 से ज़्यादा लोगों को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। जो एफोर्डेबल नहीं है उनको हम स्कॉलरशिप भी देते हैं, ताकि नए टैलेंट इस इंडस्ट्री के अंदर आए। जो स्टूडेंट्स है उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो नेशनल ज्वेलरी अवार्ड भी हो रहा है, जिसमें जो इंडिया का बेस्ट टैलेंट है वो वर्ल्ड के लिए एक्सप्लोर हो। और इस अवार्ड का आज जो स्वरूप बनने जा रहा है वो कोई भी इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। विश्वमोहन जी, आज सिर्फ B2B इवेंट्स हम कर रहे हैं। इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जो होने जा रहा है 12 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक, आपको इसके बारे में नॉलेज है। जो भी बाइंग इसके अंदर होगी कूपन फॉर्मेट से, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर भी रिटेलर को योगदान करेंगे इस स्कीम के अंदर, जो काफ़ी अच्छा लेवल पे एक्सपेंडिचर हो रहा है मीडिया के ऊपर और गिफ्टिंग के ऊपर। पूरा देश
एक ऐसा फेस्टिवल ज्वेलरी का बनाएगा इस एक महीने के अंदर अंदर कि जिससे जो बाकी और प्रोडक्ट्स है उससे ज़्यादा रुझान गोल्ड जेम एंड ज्वेलरी के अंदर होगा इस एक महीने के अंदर। और जो भी अच्छी बाइंग होगी 3 अक्टूबर तक, उसको 12 अक्टूबर से रिटेलर अपनी दुकान के अंदर 50 लाख कस्टमर्स को डायरेक्ट अप्रोच करके हर न्यूज़ के अंदर, हर न्यूज़ चैनल्स के अंदर, मीडिया के अंदर जीजेसी का IJSF आगे चलाएंगे हम इस फेस्टिवल को। और हर परचेज पे एक चांदी का कॉइन, गोल्ड के गिफ्ट्स, गोल्ड के सेट्स, गोल्ड की कुटियोर की ज्वेलरी, ये सब हम गिफ्टिंग के रूप के अंदर आगे देंगे। ओके, यानी बिल्कुल आप लोग इतना कुछ काम कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। राजेश जी कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? बहुत छोटा जवाब। इस बार इस दिवाली में सोने और चांदी की बारिश होने वाली है। लेकिन एक अच्छी बात यही है, कुल मिलाकर लबोलबाब यही है कि आप इतने तरह के इवेंट्स और लोगों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो नए लोग जो अब तक ज्वेलरी इंडस्ट्री से दूर रहे हैं वो भी धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को आए, वाइट गुड्स को छोड़े और ज्वेलरी अपनाएं। इस तरह से आप लोगों की कोशिश है और इससे डेफिनेटली इसका फायदा पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री को ही नहीं होगा, पूरी इकोनॉमी को भी इसका फायदा होने वाला। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और खासकर हमारे स्टूडियो में आए, आप सभी का बहुत बहुत। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।